अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। गुज़श्ता 2 हफ्तों से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एस्टैब्लिशमेंट से होने वाली डील से मुताल्लिक पैदा अफवाहों, शहमगोइयों और प्रोपेगेंडे का जवाब आज तर्जुमान पाक फौज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दे दिया है। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब DGISPR से डील से मुताल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये सब कयास आराइयां हैं। अगर कोई इस तरह की डील की बात करता है तो उसी से बात करें कि कौन डील कर रहा है, इसके मुहर्रकात क्या हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी बात करता है तो उसकी तफसीलात उसी से ही पूछें। डील की बातें बेबुनियाद हैं, इस पर जितनी कम बहस की जाएगी उतना मुल्क के में अच्छा होगा। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार इससे मुताल्लिक क्या कह रहे थे वो आपके सामने रखता है। नवाज शरीफ साहब और उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान वापसी बल्कि हुकूमत की में जो वापसी है वो भी एक डील की सूरत में, उसकी बातें जेर गर्दिश हैं इस वक्त बहुत ज्यादा। तो इस हवाले से आप हकीकत बयान करना पसंद करेंगे? अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, मुहर्रकात क्या हैं उसकी, दी एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डिटेल भी उनसे जरूर मांगें। इन माई अंडरस्टैंडिंग आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, एब्सोल्युटली बेसलेस स्पेकुलेशन। इसको जितना कम इस पर बहस की जाए, जितना कम डिस्कस किया जाए, उतना हमारे मुल्क में फायदे में। अब DGISPR से सवाल हुआ नवाज शरीफ की रवानगी से मुताल्लिक, जब वो लंदन गए डील की बात हुई। जब उनकी वापसी से मुताल्लिक खबरें आ रही हैं तो फिर डील का तासुर दिया जा रहा है, जिसका दो टोक जवाब DGISPR ने दिया है। अब सवाल बड़ा सादा सा है। सवाल यह है कि नवाज शरीफ से मुताल्लिक डील की खबरें आई कहां से हैं? किसने शरीफ बरादरान को महफूज रास्ता फराम करने का इंकशाफ किया था? नवाज शरीफ की वतन वापसी का बयानिया आखिर दिया किसने? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन डील की खबरें 24 दिसंबर को उस वक्त सामने आई जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद तर्जुमानों के इजलास से खिताब करते हुए इंकशाफ किया था। वज़ीर आज़म ने कहा था कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। सजा खत्म होने की बातें हो रही हैं। एक मुजरिम की सजा खत्म करके कैसे चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है? नवाज शरीफ की सजा खत्म करनी है तो सारी जेलें खोल दें। इसी दौरान हुकूमती वज़रा की जानिब से भी शरीफ खानदान के खिलाफ बयानिया बनाया गया। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बैरून मुल्क से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे की भी निशानदेही की है। उनका कहना था कि कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज कैंपेन चलाई जा रही है, जिसका मकसद हुकूमत, अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करना और इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाना है। ऐसी तमाम सरगर्मियों से ना सिर्फ आगाह हैं बल्कि इनके लिंक्स से भी आगाह हैं। ये लोग पहले भी नाकाम हुए, अब भी नाकाम होंगे। SPR क्या कह रहे थे, सुनवाते हैं। अरसे से पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद हुकूमत, अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा कर, इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाना। हम ऐसी तमाम सरगर्मियों के हवाले से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि उनके मुख्तलिफ लिंकेजेस से भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठे वो लोग जो हाफ ट्रूथ्स, फेक न्यूज़ और मन घड़त झूठे प्रोपेगेंडे से इदारों और शख्सियात को निशाना बनाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में हमतन मसरूफ है। ये लोग पहले भी नाकाम हुए थे और आइंदा भी नाकाम होंगे इंशाअल्लाह। पाक फौज की जानिब से किसी भी डील की तरदीद हुकूमती दावों के साथ आज जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी डील की खबरों से मुताल्लिक लाइल्मी का इजहार किया। चल रही है, खुद उनके लीडर भी तासुर दे रहे हैं जैसे उनके मामला एस्टेब्लिशमेंट से तय हो गए हैं और उसके नतीजे में मियां साहब वापस आएंगे। PR ने भी आज कह दिया कि ऐसा रही है। सब इन चीज़ों का मुझे कम से कम इल्म नहीं है और न ही उनके किसी एक सीनियर जिम्मेदार आदमी ने आज तक मेरे साथ डिस्कस किया है। बस आपकी मीडिया के जरिए से अफवाहें गर्ज करती हैं, हमारे कानों को भी बात लग जाती है। मैं हैरान होता हूँ कि अगर मेरे नौजवान सहाफ़ी को इसका इल्म है, फजलुर रहमान को इसका इल्म क्यों नहीं है? PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब भी डील से मुताल्लिक लाइल्म दिखाई दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं है बल्कि इससे पहले भी DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने इदारों की सियासत में मुदाखलत से मुताल्लिक जो बातें की जा रही है उस हवाले से दो टोक अंदाज में कहा था कि इदारों को सियासत में मत घसीटें। उन्होंने डिस्टेंस किया था। आज भी उन्होंने बड़े मुदब्बराना अंदाज के अंदर अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वाज़ेह कर दिया है कि डील से मुताल्लिक जो इदारों को मिलाइन करने की कोशिश की जाती है ये बिल्कुल गलत है और उन्हीं से पूछना चाहिए जो डील की बात करते हैं। उनसे पूछना चाहिए कि उनके सोर्सेस क्या हैं। इस हवाले से तर्जुमान पाक फौज की जानिब से ये स्टेटमेंट आना ऑब्वियसली इसकी अपनी एक सिंबॉलिक वैल्यू है और इसमें पैगाम है जो बड़ा क्लियर मैसेज है। अब सवाल तो बहुत सारे हैं, ये बातें फिर करता कौन है?
डील के बयानिए बनाता कौन है, इससे फायदा किसको पहुंचता है और नुकसान अल्टीमेटली कौन उठाता है। जाहिर है किसी ने भी किसी इंसिडेंट के कोई ना कोई बेनिफिशियरी और कोई ना कोई उससे नुकसान उठाने वाला। इन तमाम तरह इशूज पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई होप कि DGISPR का प्रेसर आपने देखा होगा, उसमें मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब बड़े वाज़े अंदाज में डील से मुताल्लिक जवाब दे रहे हैं। ये कहेगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब पैगाम किसके लिए है? मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का ये स्टेटमेंट डील से मुताल्लिक किसको पैगाम दे रहे हैं वो? देखिए, एक होती है वेपनाइजेशन ऑफ डील, एक होती है वेपनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। वेपनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को अगर आप टैक्टिकली यूज़ करते हैं, और मैं चाह रही हूँ कि मैं इसी ज़बान में बात करूँ जो कि आई गेस सबको समझ भी आ जाए, तो एक वेपनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को टैक्टिकल यूजेज के साथ कोई भी पार्टी, कोई भी फरीक अपने लिए बेहतर सिचुएशन क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ करती है। तो दूसरी बात ये कि जहाँ तक जनरल साहब बसद एहतराम, आई डोंट थिंक कि 2007 के बारे में बार बार ये बात होती है कि 2007 साल में हमने NRO दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। क्या आपने कभी सुना है कि किसने दिया और किसने लिया? क्या कभी किसी ने ये बात मानी है? देखिए, डील का जो एक लफ्ज़ होता है, डील, आई थिंक इट इज़ अ डिमीनिंग वर्ड, बट आई थिंक अरेंजमेंट होती है, एक अग्रीमेंट होती है, एक तरीक़ाकार वज़ा किया जाता है जिससे कि किसी की वापसी या किसी का डिपार्चर तय होता है। और मेरा ख्याल है कि जनरल साहब ये भी बता देते कि कौन सा फरीक किस फरीक के साथ डील नहीं कर रहा, तो ये और भी क्लियर हो जाता, तो हमें पता चल जाता कि दो फरीक वाज़ेह कर रहे हैं कि इदारों को इसमें मत घसीटे। देखिए, एट दिस पॉइंट इन टाइम सवाल बड़ा सादा सा है कि ये डील का जो बयानिया है कि डील हो रही है, ये बयानिया बना कौन रहा है, ये आ कहां से रहा है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अगर तो ये डील नहीं हो रही होती और अगर ये बातें नहीं हो रही होती और अगर ये मुलाकातें नहीं हो रही होती, और ये मेरा ख्याल है बहुत हाई लेवल पर, मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये बड़े हाई लेवल है, मतलब इसमें कोई मिडल मैन नहीं है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट है। अब मैंने किसी इदारे का जिक्र तो किया नहीं है, करने वाले भी जानते हैं और मतलब करवाने वाले भी जानते हैं, लेकिन जाहिर है कि इस तरह का एक तासुर क्रिएट करना कि कोई डील हो रही है, ये देखिए कोई फाल तो अगेन मैं नहीं निकालती, मगर मैं वही कह रही हूँ ना, बेस्ड ऑन आर हिस्टोरिक arrangements of politicians that come back and that depart, किसको आपने, मतलब मैं रेपिटेशन नहीं करना चाहती हूँ कि आप ही के शो में मैंने पहले भी कहा था कि जद्दा कैसे चले गए थे नवाज शरीफ साहब, फिर वापस कैसे आ गए थे, बेनज़ीर साहब जलावतन क्यों हो गई थी, फिर वापस कैसे आ सकती थी। तो हम तो जरा हिस्टोरिक फैक्ट्स पर बात कर सकते हैं और उसी से आने वाले फ्यूचर की या करंट सिचुएशन की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो ये बताता है। ऑब्वियसली NRO हुआ था, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, कौमी मफाहमती ऑर्डिनेंस के तहत ये सब कुछ हुआ था कि नवाज शरीफ साहब भी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ गए थे, मोहतरमा को भी रास्ता मिल गया था। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम सवाल बड़ा सादा सा है सना बुच्चा साहिबा कि देखिए फैक्चुअल ग्राउंड्स क्या है। अगर कोई बात की जाती है किसी भी जगह से आ रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में चल रही है, नून लीग के हलकों में चल रही है, तो ऑब्वियसली तर्जुमान पाक फौज तो बड़े मुदब्बराना अंदाज में पूछ रहे हैं और बात ठीक है, फैक्चुअल ग्राउंड्स बताइए कि कहां हो रही है, कैसे, उसके सबूत दीजिए। तो फिर ठीक है, मतलब वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया। मुझसे आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब ये नैरेटिव बनाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, क्योंकि हमने 24 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, खासतौर पर इमरान खान साहब जब कोर कमेटी का इजलास बुलाते हैं तो उन्होंने कहा कि खबर आई है कि कहीं ना कहीं से डील हो रही है, फिर सारी जेलें खोल देनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या ये बयानिया खुद हुकूमत बना रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है? डील का नैरेटिव वहां से चला है, आज तर्जुमान पाक फौज को जवाब देना पड़ा उस पर? मेरा ख्याल है कि अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा ख्याल है इसका जवाब बनता नहीं था और मेरा ख्याल है इससे दूर ही रहना चाहिए था, इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए था। लेकिन जाहिर है कि रूमर मिल फैक्ट्री इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई है पाकिस्तान में और आपके प्राइम मिनिस्टर से लेकर आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तक ये बात कर रहे हैं। देखिए, वो तो डील का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि करने वाले को थोड़ा सा आपने बैक एंड पर तो डालना है ताकि वो थोड़ा सा ये फील तो करेगा कि ये कोई
अनलॉफुल मीन से वापसी हो रही है, तो इसलिए इसका लफ्ज डील बना दिया जाता है। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ डील, मुज़ाकरात, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, अरेंजमेंट, अग्रीमेंट। लेट्स नॉट गेट इनटू अ डील बिकॉज डील इज अ डिमीनिंग वर्ड। और मेरा ख्याल है कि अरेंजमेंट हो रही है, बात हो रही है, डील पक्की हो गई है, नहीं हो गई है, कोई ये कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं, कोई अग्रीमेंट हो गई है दोनों पार्टियों के दरमियान, तो मेरा ख्याल है ये नहीं हुआ। और मेरा ये ख्याल है कि अगर ये बात डील की या सपोजिटली किसी डील की अगर हमने इसका जिक्र ही ना छेड़ा होता और अगर ये चाहते नहीं थे कोई भी फरीक कि ये बात पब्लिक हो, तो ये बात पब्लिक ना होती। जाहिर है कि जो आपको ये मीडिया भी इसी वक्त हरकत में आता है जब आप कोई गिव अवे साइंस देते हैं, तो दोनों फरीकैन में से कोई एक तो चाहता था कि बात पसे पर्दा ये हो रहा होता है। और देखिए, आपके मतलब पर्दे के सामने आए, पसे पर्दा क्या हो रहा है, बंद कमरों में क्या बातें हो रही हैं, ये डीलें मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए या मीडिया के जरिए तो नहीं होती ना, ये बंद कमरों में होती हैं, पर्दों के पीछे होती हैं, खुफिया मकामात पर होती हैं। ये मेरे आपके नॉलेज की बात है तो नहीं। सना मुझे साहब फिर कियास आराइयों से, स्पेकुलेशन से ऑब्वियसली सवालात तो उठते हैं और ऑब्वियसली मुल्क की सलामती के इदारों के ऊपर सवाल अगर उठेंगे तो उससे ठेस तो पहुंचेगी यकीन। देखिए, कौमी सलामती के इदारों के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा, ना ही उनको कोई मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है। इस मुल्क में एक ही ताकतवर हल्का है और यही बात की जाती है कि उनके पास पावर है और जाहिर है कि वो सबसे ताकतवर हैं इस मुल्क में, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर तो कोई चीज़ होगी तो जाहिर है उनकी एमा पर या उनकी कंसिडरेशन या उनकी अग्रीमेंट या उनकी मर्जी या उनकी परमिशन से होगी। आप कोई भी लफ्ज़ इसमें लगा लीजिए जो भी मतलब एहतराम और इज्जत के साथ बोला जा सके, उसको आप ऐड कर लीजिए इसमें। तो जाहिर है कि ताकतवर हल्के जब इजाजत देते हैं या मतलब या बात कोई मतलब अग्री कर लेते हैं तो फिर आप करते हैं। मतलब मैं इसमें ज्यादा चीजें इसलिए नहीं ढूंढना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब ने भी कहा था कि कोई डील नहीं हो रही थी। देखिए आई गॉट इट। ये जितनी बातें हम करेंगे ऑब्वियसली डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या जिसको हम साइंटिफिकली एक्स्ट्रापोलेट कर देना कह देते हैं, जैसे आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कहा, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके हम डॉट्स को कनेक्ट करने की बात करते हैं, तो हमें यूं लगता है कि जैसे अब भी कोई ना कोई सेटलमेंट, एंगेजमेंट या कोई भी और लफ्ज दे दिया जाए उसको, उसका नाम, तो वो हो रहा है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये सना पूछा साहब, सेम पेज की बातें होती है। आज ये सवाल भी तर्जुमान पाक फौज से हुआ है और इसका भी उन्होंने जवाब दे दिया कि देखिए फौज जो है वो हुकूमत का एक इदारा है, ज़ेली इदारा है और उसको इदारा बनकर काम करना है। जी सना मुझे साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? सॉरी जी नहीं, सॉरी, आपका सवाल का सेकंड पार्ट नहीं मुझे समझ आ रहा है। एक पेज की क्या बात है? देखिए, सेम पेज के हवाले से बातें होती है कि सफा एक है या इस वक्त सपोर्ट हासिल है किसी को, तो इस हवाले से भी DGISPR ने कह दिया है कि ऑब्वियसली हम तो हुकूमत का ज़ेली इदारा है, ऐसी सफा बरकरार होने वाली है, सेम पेज होने वाली तो या पुश्त पनाही वाली तो ऐसी कोई बात नहीं। आप क्या चाह रहे हैं? मतलब मैं आपको क्या जवाब दूं इसका? मतलब अगर उन्होंने कह दिया है तो ठीक है, हमने सुन लिया। मतलब मैं उनकी तर्जुमान तो नहीं हूं कि वो उन्होंने क्यों कहा। अब इसमें सवाल क्या है? नहीं देखिए, आपको लगता है कि वो ऑब्वियसली आपके मुंह से हमने कई दफा सुना है कि सफा बरकरार है या पुश्त पनाही हासिल है हुकूमत को, या हुकूमत कुछ बाजुओं पर खड़ी हुई है, कुछ पिलर्स पर खड़ी हुई है। एट दिस पॉइंट इन टाइम हुकूमत कहां खड़ी है सना बुचा साहब? अगेन, मैं फोर्सी नहीं कर सकती, ना मैं फोरकास्ट कर सकती हूँ, ना मैं आपका कोई फाल निकालने वाला हूँ, ना मैं कोई पामिस्ट हूँ, ना मेरे पास कोई इल्म हासिल है इस तरह का। लेकिन मैं अगेन आपको यही कहूँगी कि हम ये क्यों कहते हैं कि एक पेज है, हम ये क्यों कहते हैं कि पुश्त पनाही होती है इस गवर्नमेंट की, क्योंकि हम देखते हैं अददी अक्सरियत कैसे कम हो जाती है ऑपोजिशन की। ऑपोजिशन मतलब मुझे तो लग रहा है कि अब हमें ये कह देना चाहिए डील बेबुनियाद नहीं, ऑपोजिशन तकरीबन बेबुनियाद हो चुकी है। उस हवाले से देखिए, प्रेशर टैक्टिक्स हैं, लोगों को मतलब जिस तरह से रोका जाता है, उनके घरों पर जाया जाता है। चलिए अभी पॉलिटिशियंस करते हैं, अभी कोई भी करता है, इलेक्शंस किस तरह होती हैं, क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क में। आई थिंक वो सब मैं कह रही हूँ ना, द राइटिंग इज ऑन द वॉल। मतलब मैं उसको और कितना ऑब्वियसली कहूँ, मतलब अगर आपकी कोई बात हो रही है इसका मतलब आपका कोई किरदार है, और अगर आपका कोई किरदार है तो या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत और फौज एक पर पेज पर है, बड़ी अच्छी बात है, इससे तो बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन आया क्या ये पेज अवाम के लिए बेहतर है? क्या इस पेज पर कायम रहना अब दोनों फरीकैन के लिए मतलब मर्जी के मुताबिक हो रहा है? क्या दोनों के लिए अब ये अग्रीड है कि हम ये एक पेज पर रहेंगे? मेरा ख्याल है कि ये एक पेज पर हैं या नहीं है, इसका सवाल या तो
एक फरीक दे सकता है या दूसरा फरीक दे सकता है। मैं इसमें सिर्फ राय दे सकती हूँ। मेरा ये ख्याल है कि इस पेज पर अब राइटिंग के लिए जगह बची नहीं है, सफ़ा तो पलटना पड़ेगा। देखिए सना मुझे साहब, हमने हुकूमत की बात कर ली, हमने मुख्तदर हलकों की बात कर ली, लेकिन ऑपोजिशन जो है आपने बेबुनियाद का कहा, मेरा ख्याल है काफ़ी जस्टिफाइड है और बेबुनियाद है। मतलब ऑपोजिशन को जहाँ पर कोई फतह नसीब होती है वहाँ पर उनको ये लगता है कि ठीक है अब पुष्पनाई नहीं है, कुव्वतें पीछे हट गई हैं। जहाँ पर शिकस्त होती है वो बेशक अपनी नाकामियों अपनी गलतियों की वजह से हो, वहाँ पर ये लगता है नहीं नहीं ये तो असल में पुष्पनाई हो रही है, फ़ोन कॉल्स आती हैं। ऑपोजिशन तो जी मेरा ख्याल है कि अगेन उनको दीवार से लगा दिया गया है। मतलब ये छोटी छोटी इत्तेहादी जमातों को साथ रखने में भी जाहिर है किसी का आशीर्वाद होता है। ऑपोजिशन को जो उनका जायज़ हक है या जायज़ नंबर है वो नहीं हम देखते कि फॉलो थ्रू होता, तो उसमें भी जाहिर है कि ऑपोजिशन का भी कसूर होगा। ये ब्लैकमेल हो क्यों जाते हैं, इनको ब्लैकमेल कर क्यों लिया जाता है, ये करप्ट क्यों होते हैं, इनकी करप्शन पकड़ी क्यों जाती है, किसी की फाइल मिल जाती है, किसी की कोई वीडियो लीक हो जाती है। तो ये तमाम तर चीजें तो जी इस मुल्क में होती हैं। कभी ऑपोजिशन डट के सामना करती है, कभी कमजोर हो जाती है, लेकिन जाहिर है कि हमने 3.5 साल के अरसे में ये जरूर देखा है कि हमने एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट पोजीशन को देखा कि वो कैसे पनपी और कैसे वो जलसों में उसके बाद बात हुई, लेकिन इट स्टैंड्स नोवेयर। क्योंकि आप मतलब इस तरह की गुफ्तगू करके और मतलब इसको टारगेट करके एक इदारे को आप हुकूमत नहीं कर सकते, आप इस मुल्क में नहीं कर सकते। दैट्स जस्ट नॉट द वे इट्स डन। तो अगर आप एक चीज का तरीकाकार ही गलत है तो आप ऑपोजिशन को क्या इस पे इल्जाम देंगे। उन्होंने कोशिश की है कि हम 74 साल 75 साल में जिस तरह आज तक हमारे फैसले होते रहे ऐसे फैसले ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है ऑपोजिशन भी अब थक हार के बैठ गई है कि जी ऐसे ही फैसले होने हैं, तो दे विल फाइंड व्हाट इज बेस्ट। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे they are also looking for deal। मतलब वो भी they are seeking for any settlement or adjustment at this point in time। भी नारा तो पब्लिकली वोट को इज्जत दो का होता है, ये पीडीएम बनाई जाती है तो उसके अंदर आइन की बहाली, अदलिया की आज़ादी की बात की जाती है, डेमोक्रेसी की बात की जाती है, रूल ऑफ लॉ की, लेकिन अल्टीमेटली जो हो रहा है बिहाइंड द कर्टन्स कोशिश तो फिर यही होती है हर एक की कि कहीं ना कहीं कुछ सेटलमेंट एडजस्टमेंट हो जाए। इज इट जस्टिफाइड देन? देखिए, सेटलमेंट और एडजस्टमेंट की कोशिश वहां की जाती है जहां पर सेटलमेंट और एडजस्टमेंट की गई हो किसी पॉइंट पर, ठीक है। अगर आपके पास ये कोई पॉइंट होता है कि जिस पर सेटलमेंट हुई थी, जो कि मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब के लंदन जाना थी और या तो किसी की मर्जी थी, अब उनकी प्लेटलेट्स कैसे ठीक गिर गई, कैसे खड़ी हो गई, कैसे वहां चले गए, कैसे ऑपरेशन होना था कैसे नहीं हुआ, कैसे कॉफी पी रहे हैं कैसे नहीं पी रहे, इस बात से बालातर उनकी तबीयत ठीक थी या नहीं थी वो खुदा जानता है, हेल्थ बोर्ड जानता है या नवाज शरीफ साहब जानते हैं। मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहती, लेकिन मैं कह रही हूं ये भी इस मुल्क में मतलब हमने देखा है कि नहीं जाने दिया जाता, लोग यहीं पर इलाज होता है, लेकिन उनको बाहर जाने की जो पेशकश की गई या जो उनको फैसिलिटेशन मिली या जो एकदम से उनको गो अहेड मिल गया, तो जाहिर है कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट और सेटलमेंट और नेगोशिएशन तो थी जी। और अगर यहां पे शुरुआत ही इस तरह हुई हो तो आप बीच में कोशिश करते हैं कि आप इसको अपने ताकत पे जीत सकें इस बाजी को, लेकिन फिर आपको लगता है कि ये ताकत के बलबूते तो आप नहीं जीत सकते, तो फिर वही वापस एडजस्टमेंट और नेगोशिएशन टेबल पर आ जाया जाता है। That's what the problem, where the problem lies। सना मुझे सब लास्टली मुझे ये कहिएगा कि जो भी हुआ, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि भाई ये डील वील की बातें नहीं करो, मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर, तो फिर भी आप पीछे लगे रहे किसी सेटलमेंट के एडजस्टमेंट के, क्या इस वक्त यही हल रह गया है फिर ऑपोजिशन के लिए या नवाज शरीफ साहब के लिए कि जब आपको पैगाम मिल रहा है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है और ना कोई डील वील होगी, तो क्या फिर भी यही करेंगे? रेहान साहब देखें, जनरल बाबर ने इतना क्लियरली आपको कहा है कि डील की बातें बेबुनियाद हैं, फिर भी आप वही बात पिछले 15 मिनट से कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्होंने तो बड़ा क्लियरली, अब आप चाहते हैं कि मैं कोई मेरे साथ कुछ हो या आप चाहते हैं आपके साथ? मेरा सवाल बड़ा सादा सा है, मुझे उसके बाद ब्रेक पर जाना है। मेरा सवाल बड़ा सा, मैं ये कह रहा हूं कि जब मैसेज देखिए, वो मैसेज मेरे लिए और आपके लिए भी नहीं है, मेरा ख्याल है मैसेज उनके लिए भी है जो लंदन में बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि जी जो लंदन में बैठे हुए हैं उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और उनको अच्छी तरह से पता है कि उनकी सिचुएशन कहाँ जा रही है, कहाँ पे इमरान खान साहब को सिर्फ अलविदा करना है, कहाँ उन पे केस करना है, कहाँ उनको कटहरे में लाना है। ये सब चीज़ों पे सर आगे पीछे तो होता है मामला, मतलब फौरी शफाफ इंतखाबात करने हैं या ऐसी असेंबली को चलाना है, जाहिर है बैरियर्स हैं, बातें हो रही हैं। आज जाहिर है कोई एंड पे आ गई होगी बात या कोई डेड एंड आ गया होगा, या ये एक मैंने कहा ना टैक्टिकल तरीके से और इंफॉर्मेशन को वेपनाइज करना, इसी को कहते हैं कि आप
मतलब किसी के एडवांटेज के लिए ये बात कर दी जाए, या इनके एडवांटेज की या उनके एडवांटेज की। अब मैं किसकी और किसकी बात नहीं कर रही, लेकिन नून लीग का एडवांटेज में तो ये बात नहीं थी कि डील नहीं हुई। सर मुझे मेरा ख्याल है लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। फिर मेरा ख्याल है वी हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉट लेते जी। फॉरेन जिन केसेस की बात कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग केस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट केसेस। अब क्या जालसाजी साबित हो गई है, क्या खतरे की जो तलवार है वो मंडला रही है, खतरे की घंटी बज चुकी है। बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस के पटिशनर अकबर एस बाबर साहब इस ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक। जहां स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल पर सवालात उठ रहे हैं, वहीं वजीर आजम इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई के स्क्रूटनी कमेटी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की फंडिंग की भी स्क्रूटनी के मुंतजर है। आज ट्विटर पर अपने बयान में वजीर आजम ने कहा कि मैं समंदर पार पाकिस्तानियों के एहतियात से होने वाली पीटीआई की फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी का खैर मकदम करता हूं। वजीर आजम ने कहा कि हमारे अकाउंट्स की जितनी ज्यादा जांच पड़ताल की जाएगी, कौम के लिए उतने ही हकायक की वजाहत सामने आएगी कि किस तरह पीटीआई वो वाहिद सियासी जमात है जिसकी बुनियाद दुरुस्त सियासी फंड रेजिंग पर है। एक और ट्विटर पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से दो बड़ी सियासी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की भी इसी तरह की स्क्रूटनी का मुंतज़िर हूं। उन्होंने कहा कि इससे अवाम को दुरुस्त सियासी फंड रेजिंग और कौम के अखराजात पर एहसान के बदले दो सरमायादारों के मफादात और पैसे की भत्ताखोरी में फ़र्क देखने को मिलेगा। अब वज़ीर आज़म की इस ट्वीट पर मरियम नवाज साहिबा भी सामने आया है, लेकिन वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम स्क्रूटनी कमेटी की इन फाइंडिंग्स को बजाय सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में करार दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे इस वक्त पटिशनर फॉरेन फंडिंग केस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अकबर एस बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज इमरान खान साहब ने स्क्रूटनी कमेटी की जो रेवलेशंस है उस पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि अच्छी बात है, इस पर फैक्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए, और मुतालबा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो फंड्स हैं उनकी भी इसी तरह तहकीकात ऑडिट होना चाहिए ताकि कौम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बज़ाहिर पूरी तहरीक इंसाफ, खुद उनके कैप्टन वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अकबर एस बाबर साहब आपके पास क्या है सेलिब्रेट करने को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे ये बड़ा दिस इज़ क्वाइट मज़ा का खेज है। सुबह यानी कल सुबह इलेक्शन कमीशन में इनके वकील जो थे उन्होंने पूरी अपनी जो कानूनी वो जो सलाहियत है उनमें, और वो माशाल्लाह इज़ ए अकम्प्लिश्ड लॉयर, तो उन्होंने हर किस्म की दलील दी कि जी इस रिपोर्ट को सीक्रेट रखा जाए, खुफिया रखा जाए। और ये जाहिर है वो पीटीआई और इन्हीं इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मुझे तो नहीं कर रहे थे। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये मुस्तरद कर दी तो उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो इन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। ये वो लोग हैं जो अगर अपनी तबाही को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो मैं और रेहान आप कौन है जो इनकी खुशियों में हावी हो। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो इस वक्त जो सामने आए हैं, दे आर वेरी सीरियस और बड़ी डैमिंग इंडाइटमेंट है। देखिए इस वक्त जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जाहिर है वो हुकूमत है, उनके पास वसाइल हैं, उनके पास वो सब कुछ है, मीडिया के ऊपर जो असरअंदाज हो सकते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। 31 करोड़ का मसला है, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे और ये डबल अकाउंटिंग होगी। है भाई, यहाँ इशू बैलेंस शीट को बैलेंस करना नहीं है, यहाँ इशू ये है कि कितने अरबों रुपए जितनी पीटीआई की फंडिंग हुई इस पीरियड में, उसमें क्या गैर कानूनी फंडिंग हुई है, क्या प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई है, क्या गैर कानूनी ज़राए से हुई है, दैट इज़ द इशू। अब जब आप रिपोर्ट को देखते हैं, अभी ये छोड़ दें कि हमने जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट जमा कराई है वो भी इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शंस पे ऑडिटर्स ने कराई थी, जिसमें 2.2 बिलियन की इलीगल फंडिंग साबित हो चुकी है, वो अभी फ़िलहाल आप साइड पर रखिए। आप सिर्फ इस रिपोर्ट पर अगर एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि इसमें लिस्ट है फॉरेनर्स की जो पीटीआई को फंड किया। क्या कोई फॉरेनर फंड कर सकता है? हरगिज़ नहीं, ये बहुत संगीन जुर्म है। क्या कोई फॉरेन कंपनीज की लिस्ट दी हुई है? फिर इसके अलावा इसमें सिर्फ एक एंट्री, आप छोड़ दें कि 4 मुलाजमीन के जो प्राइवेट अकाउंट्स में पैसा आया जिसको पीटीआई ने ऑथराइज़ किया, जिसको वो रिफ्यूज़ करते हैं डिस्क्लोज करने, जो कि पीटीआई के उस वक्त चेयरमैन इमरान खान और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर आरिफ अलवी के सामने उनकी नज़र में, क्योंकि डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट को वो तस्लीम भी करते हैं लेकिन अकाउंट नहीं बताते।
आप छोड़ दें इस बात को, आप छोड़ दें इस बात को कि रिपोर्ट में 12 लिखा हुआ है कि इनकी बैंक ऑफ अमेरिका में, अमेरिका में अकाउंट है लेकिन हमें नहीं दिया गया। बैनुल-अक़वामी जितने अकाउंट्स हैं उसमें से एक की भी बैंक स्टेटमेंट, आप ये सब बातें छोड़ दें। आप सिर्फ पेज 88 पे एक एंट्री को देखें। पेज 88 ऑफ द रिपोर्ट में एक एंट्री है जिसमें लिखा है कि वुटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई, ये कंपनी है जिसने $2.1 मिलियन पीटीआई को दिए, इस अकाउंट में दिया और उसका ब्रेकअप भी दिया हुआ है कि इस अकाउंट में ये पैसा आया। नाउ लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि एक इंडिविजुअल पाकिस्तानी किसी सियासी जमात की फंडिंग कर सकते, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बैरून मुल्क हो। पाकिस्तानी कंपनी भी नहीं कर सकती, पाकिस्तानी एनजीओ भी नहीं कर सकता। तो जब एक बैनुल फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड कंपनी $2.1 मिलियन की इनके अकाउंट में पैसा आता है तो वो ना सिर्फ प्रोहिबिटेड है बल्कि वो फॉरेन फंडिंग के जुमरे में भी आता है, क्योंकि फॉरेन कंपनी है, फॉरेन एंटिटी में रजिस्टर्ड है। तो ये तो सिर्फ एक पेज 88 की एक छोटी सी एंट्री है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अकबर साहब, पेज 88 और वुटन क्रिकेट लिमिटेड की जो एंट्री है वो ऑब्वियसली पेज मेरे पास है, लेकिन सवाल ये है कि जिस बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछते हैं, उनके प्रेशर सुनते हैं, तो वो ये कहते हैं कि वो बैंक अकाउंट जिनका कहा जा रहा है कि खुफिया रखे गए हैं वो तो वर्किंग बैंक अकाउंट्स है ही नहीं, वो तो हमारे कुछ सब चैप्टर्स के बैंक अकाउंट्स थे जो ऑपरेट ही नहीं कर रहे थे, तो वो तो यहाँ पर इस पर ये इसको क्लियर कर देते हैं। दूसरी बात जो है वो जब फॉरेनर्स की बात की जाती है तो वो कहते हैं वो जिनके पास नाइकॉप कार्ड है वो तो ऑब्वियसली फंडिंग कर सकते हैं, और फिर वो बैंक अकाउंट्स अगर उसके अंदर कोई रकूम आई है तो उसका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है हमारे साथ, अपने आप को डिटैच कर देते हैं। तो ये वुटन क्रिकेट लिमिटेड की जो बात कर रहे हैं पेज 88 पे, क्या इसी बैंक अकाउंट के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्किंग बैंक अकाउंट से ऑपरेशनल है उन्हीं में ये रकम आई है सर? बिल्कुल, उसमें लिखा हुआ है कि ये कौन सा बैंक अकाउंट है, किन किन तारीख में ये पैसे आए हैं, टोटल करते हैं $2.1 मिलियन। ये सिर्फ एक एंट्री है। देखिए, ये जो कहते हैं ना कि जी हमारे इतने अकाउंट्स डॉर्मेंट थे, तो बताएं ना, और इलेक्शन कमीशन को जाके बताएं, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को जाके बताते हैं ना उस वक्त कि जी ये हमारे अकाउंट्स हैं, ये तो डॉर्मेंट थे। तो डॉर्मेंट थे या एक्टिव थे? लॉ क्या कहता है? यू हैव टू डिक्लेयर देम। Why did you conceal them? आपने उनको छुपाया क्यों? अगर आपके वो अकाउंट्स हैं, कानून कहता है आपने डाइवर्ज करने हैं तमाम अकाउंट्स। अब आप कह रहे हैं कि वो डॉर्मेंट थे, तो डॉर्मेंट से वो लॉ तो नहीं चेंज हो जाता। यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल योर अकाउंट्स। इन्होंने 9 बैंक अकाउंट्स के प्रिंसिपल सिग्नेटरी जिसमें इमरान खान शामिल है वो भी छुपाए हैं। इन्होंने ये जो 28 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक से आई है अभी तक हमसे छुपाए हैं। ये जो वुटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई है ये तो उन अकाउंट से निकली है, अभी तक तो हमें वो दिखाए भी नहीं है। तो ये जो बहुत बड़े पैमाने पे बिलियंस ऑफ रुपीस की गैर कानूनी फंडिंग हुई है, ये अब साबित हो गई है। अब ये सिर्फ हमने इसका स्केल एंड स्कोप जो है, जो मेरी एक एंडेवर है कि वो जो 4 मुलाजमीन जिनके अकाउंट्स में पीटीआई तस्लीम करती है अपने डॉक्यूमेंट के जरिए कि हाँ, पीटीआई का सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन रिकॉर्ड कहता है कि इनके प्राइवेट बैंक अकाउंट्स में पैसा आया है, डॉक्यूमेंटेड है। तो बताएं कितना पैसा है उन अकाउंट्स में? नहीं बताते। स्क्रूटनी कमेटी को कहा, नहीं बताते। अब मैं स्क्रूटनी कमेटी की अगर आप ये रिपोर्ट पढ़े, अगर आपके सामने कुछ पेजेस हैं, तो जितनी मेजर मसलन $1.6 मिलियन कहते हैं आए इनके अकाउंट्स में, फिर नीचे लिखते हैं हमारे पास मजीद कोई डिटेल्स नहीं है। कहते हैं बैंक ऑफ अमेरिका में इनका अकाउंट है लेकिन हमें कोई तफसीलात नहीं। तो आप 3 साल 9 महीने क्या कर रहे थे? मैं तो यही तो कहता था, मैं यही तो बारहा कहता था कि ये फैक्ट फाइंडिंग नहीं, फैक्ट फाइंडिंग हो रही है, लेकिन माउंटेन ऑफ एविडेंस इतना ज्यादा है कि दे कुड नॉट एस्केप फ्रॉम द फैक्ट कि ये जो सामने फैक्ट्स आए हैं, इनको तो चाहिए था कि हर अकाउंट को पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने इनको ऑर्डर दिया, डायरेक्टिव दिया कि आप हर सोर्स से जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं मंगवा सकते हैं। तो ये फॉरेन ऑफिस को खत लिखते हैं, वो एम्बेसीज को भेजते हैं, इनके अकाउंट्स इंटरनेशनल जितने भी हैं सबका रिकॉर्ड आ जाता है। क्यों नहीं हासिल किया? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखिए 1 अरब 64 करोड़ की बात होती है, अपेरेंटली स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के जो चंद हिस्से हैं उसमें 31 करोड़ का जो फिगर जो है कोट किया जा रहा है। मतलब स्केलेबिलिटी के ऊपर सवाल हो सकते हैं, लेकिन वो उस वक्त हो कि जब रकम इससे ज्यादा हो। अब 31 करोड़ वाले मामले को वो ये कह देते हैं कि डबल एंट्री थी। अब ये तो एक ही 16 करोड़ जो है वो डबल एंटर हुए हुए थे, वो इसे ये कहते हैं ये तो एक हो सकता है किसी वक्त पर हमारे ऑल्टर की तरफ से कुछ गलती हुई है। क्या ये प्ली लेकर एग्जिट मिल सकता है तहरीक इंसाफ को? कैसे मिलेगा? सिर्फ एक एंट्री $2.1 मिलियन की है जो इलीगल एंटिटी से आई है, एक फॉरेन कंपनी ने फंड किया है, वही सिर्फ 40 करोड़ बनता है। हम देखें वो 31 करोड़ तो वो कह रहे हैं कि जी बैलेंस नहीं हो रहा।
हमें तो वो इशू नहीं है, मेरे लिए तो वो कोई इशू नहीं है। आप बैलेंस कर दें कि जी हाँ ये 31 करोड़ इधर मिस हो गई, ये इधर। हमने इनकम और एक्सपेंस को तो नहीं बैलेंस करना है यहाँ पे, हमने ये देखना है कि जितनी इनकम, जितना पैसा आया है, क्या लीगल सोर्सेस से आया है, क्या उस सोर्स एंड डिटेल्स। कानून क्या कहता है? एवरी पेनी पेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी अकाउंटेड फॉर इन टर्म्स ऑफ सोर्स एंड डिटेल। सोर्स एंड डिटेल क्या है कि पाकिस्तानी शहरी, जो सिर्फ पाकिस्तानी शहरी फंड कर सकता है। अब एक गैर मुल्की इंटरनेशनल एक कंपनी सिर्फ एक एंट्री 2.1 मिलियन, ये 40 करोड़ है, तो मुझे उस 31 करोड़ से तो कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो उन मिलियंस ऑफ डॉलर से है जो इलीगली यहाँ पे फंड किया गया है, जो डॉक्यूमेंटेड है, जो हुंडी के जरिए इनके प्राइवेट बैंक अकाउंट्स में मुलाजमीन के आया है, जो जिसका कोई ट्रेस नहीं है। मुझे तो ये है कि पूरा के पूरा प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है, चाहे वो फॉरेन हो चाहे वो लोकल हो, उसका हमें स्कोप मालूम करना है। हमने ये स्क्रूटनी कमेटी की इन फाइंडिंग्स में शायद उनका भी स्कोप लिमिटेड था, वो लिमिटेड थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ जो वो डेटा मौजूद था जो हुंडी के जरिए से आया है। ऑब्वियसली वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के भी नोटिस में शायद नहीं होगा। देखिए यहाँ पर पॉसिबल कंपनीज या लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स दैट अपीयर टू बी फॉरेनर, वो तो इसके अंदर मेंशन है, लेकिन फंडिंग कितनी है, सोर्सेस क्या थे, कहां से हुआ क्या, इस पर स्क्रूटनी रिपोर्ट भी खामोश दिखाई देती। लेकिन उन्होंने फॉरेन कंपनीज को, यही तो उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन ये जो लिस्टिंग है, जो फॉरेन कंपनीज और फॉरेन इंडिविजुअल्स, ये वो $3 मिलियन जो दो कंपनियों से यहाँ आया, ये उसका ये वहां से बरामद हुए ना, तो $3 मिलियन तो मौजूद है ना, वो तो डॉक्यूमेंटेड है कि इन कंपनियों से $3 मिलियन जो इस पीरियड में मजीद भी आए, वो तो डॉक्यूमेंटेड है कि वो पैसा आया, तो वो तो बहक सरकार जब्त होता है। देखिए इसमें दो चीज़ें, एक पीटीआई कहती है कि हमने एजेंट मुकर्रर किए, उन्होंने एजेंट नहीं मुकर्रर किए थे, उन्होंने दो कंपनियां पहले रजिस्टर की, एक टेक्सास में, उस कंपनी का चेयरमैन ऑफ द बोर्ड इमरान खान है, उसमें डायरेक्टर्स इमरान खान अपॉइंट करता है, उसका सेंट्रल ऑफिस जो है उस कंपनी का, वो पीटीआई का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, ये डॉक्यूमेंटेड है अमेरिका के उसमें और हमारे इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। फिर वो कंपनी एज एन एजेंट रजिस्टर होती है फारा में, जो एक और कानून है जिसके तहत वो फंड रेजिंग करते हैं। तो ये एक कंपनी जब बन जाए और वो फिर मजीद अमरीकी कंपनियों से पैसा ले और वो पैसा यहाँ भेजे, ये तो तमाम इलीगल है, ये तमाम का तमाम प्रोहिबिटेड और एंड फॉरेन फंडिंग में आता है अगर फॉरेन कंपनीज चूंकि इसमें इन्वॉल्व हैं। अब मैंने जिस तरह आपको दुबई की सिर्फ एक कंपनी की मिसाल दी, तो देखिए और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ये ताल्लुक है कि इंडिविजुअल्स और ये प्राइवेट अकाउंट्स में पैसा, जब वो एडमिट कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स में पैसा पीटीआई का आया है, फिर वो उनके पर्सनल अकाउंट्स नहीं रहते क्योंकि वो फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं, वो डॉक्यूमेंट मौजूद है। अब कितने फंड है ये पार्टी की रिस्पांसिबिलिटी है कि बताएं उन अकाउंट्स में कितना पैसा है। These revelations, these findings are yet to be established by the scrutiny committee. Scrutiny committee तो कर दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है। आप नेक्स्ट हियरिंग पे व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ? आपको लग रहा है कि वही होगा जो आप सोच रहे हैं, यानी अल्टीमेटली फॉरेन फंडिंग एस्टैब्लिश हो जाएगी, ममनुआ फंडिंग नहीं होगी और उसके इंप्लीकेशंस वही होंगे जो इलेक्शन एक्ट 2017 और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के अंदर? रेहान, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, इनकी खुशियाँ अपनी जगह पे, ये तो वो लोग हैं शायद जिनको जब मुजरिम साबित भी हो जाए, हथकड़ी भी लग जाए तो ये कहेंगे हम सुरूर हो गए, तो इनकी बातों को छोड़ें। ये एक एंट्री जो है, तमाम चीज़ें साइड पर रख दें, ये एक एंट्री $2.1 मिलियन की जो एक फॉरेन एंटिटी, फॉरेन फर्म दुबई में, जो वुटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई की तरफ से आई है, इनके अपने अकाउंट में आई है, स्क्रूटनी कमेटी, दैट्स इनफ। लेकिन चूंकि मेरा मकसद बड़ा है, मेरा मकसद है इस पार्टी को क्लेंस करना। मेरा मकसद, देखिए मैं हर जगह कहता हूं, आपके प्रोग्राम में भी कहूंगा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक केस लड़ा पाकिस्तान बनाने के लिए। ये केस जो मैं लड़ रहा हूं, ये पाकिस्तान बचाने के लिए। अगर इस पे तमाम सबूत जो मौजूद थे उस पर अमल हो जाता पहले, और ये जो केस मैनेज ना होता 7 साल तक, तो ये पाकिस्तान में आज तबाही ना आती। आज जो माशी तबाही है, आज जो बेरोजगारी है, आज जो महंगाई है, आज जो हमारे हालात हैं कि हमारी कौमी सलामती दाव पे लग गई। क्यों? हमारे अपने इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज अ बैंकक्रप्ट स्टेट। अब बैंकक्रप्ट स्टेट, सोवियत यूनियन बैंकक्रप्ट हुआ तो कोलैप्स किया ना। सो वी आर इन वेरी सीरियस क्राइसिस। अब हमें क्या चाहिए? वी नीड न्यू क्रेडिबल लीडरशिप, और उसका नर्सरी क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में जब तक लॉ
आप फंडिंग एंड दूसरे लॉज डेमोक्रेसी के नहीं इन्फोर्स करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और फॉरेन फंडिंग केस के पटिशनर हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि माउंटेन ऑफ एविडेंस इतना है कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्केप। क्या होता है ये तो अगली हियरिंग पर यकीनन पता चल जाएगा। अभी एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ऑडियोज स्कैंडल रिकॉर्डिंग कौन करता है, ऑडियोज वीडियोज का सिलसिला कब थमेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इन दिनों मुल्क की सियासत में ऑडियो स्कैंडल्स की गूंज है, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मीडिया से शिकवा करते, सहाफियों के हवाले से शिकायती लहजे में बात करती सुनाई देती हैं। खुद मरियम नवाज इन ऑडियोज की तस्दीक भी करती, क्योंकि इससे पहले जो ऑडियो आई उसकी मरियम नवाज साहिबा ने खुद उसको एंडोर्स किया, बताया कि उनकी आवाज़ है। अब एक और ऑडियो मंजर आम पर है। अब ये ऑडियोज जिस वक्त में आती हैं और जिस तरह फिर इसको गेज किया जाता है और जिस तरह से इसको मैनिपुलेट किया जाता है और एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है, उस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। और फिर खुद हुकूमती पर बात कर रहे हैं, तो बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अली जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अली जफर साहब, ये दूसरी ऑडियो है जो मरियम नवाज साहिबा की है और सामने आने के बाद यूं लगता है बज़ाहिर के जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत अंडर प्रेशर होती है तो एक ऑडियो आ जाती है। हुकूमत के अंडर प्रेशर होने और ऑडियोज के आने का कोई लिंक है अली जफर साहब? जी नहीं, मेरा ख्याल है कोई इसका प्रेशर या किसी उससे ताल्लुक नहीं है। ये लगता यही है कि जब भी किसी को इंफॉर्मेशन मिलती है और वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड पे आती है और उसकी तस्दीक होती है तो एक तरह सोशल मीडिया पे आ जाती है। सोशल मीडिया से फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाती है और फिर उसके ऊपर डिबेट होती है। तो ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान में वीडियोस का वीडियोस और ऑडियो टेप्स का एक तरह से एक सिलसिला ही चली जा रहा है। पता नहीं और कितनी ऑडियोज हैं और कितनी वीडियोज हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अफसोस होता है जब इस तरह की आप ऑडियोज सुने जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये एक तरह से तासुर मिल रहा है, बल्कि बड़ा क्लियर तासुर मिल रहा है कि वो कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस पॉइंट की तरफ बैरिस्टर साहब मैं आता हूं, लेकिन क्योंकि आपका ताल्लुक लीगल फ्रेटर्निटी से है, आप बेहतर तौर पर समझते हैं। आपको नहीं लगता कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि ये ऑडियोज हों या वीडियोज हों, इनको टेप कौन करता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन छान फटक होनी चाहिए? कानूनन जुर्म नहीं है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप बिल्कुल कानूनी सवाल पूछ रहे हैं तो किसी की भी ऑडियो टेप करना या किसी की वीडियो टेप करना उसकी इजाज़त के बगैर ये एक जुर्म है और उसकी मेरा ख्याल है आइन के भी खिलाफ है। लेकिन बहरहाल फ्री प्रेस है, फ्री मीडिया है, अगर उसमें आ जाए एक बार ऑडियो किसी की और वो डिनाई ना करें तो फिर उसके ऊपर तबसरा करना भी जायज़ है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये जो प्रोसेस है या ये जो एक तरह से हमने शुरू कर दिया है सिलसिला पाकिस्तान में, ये ऑडियो टेप्स का और ये उसको फिर सामने लेके आना या टेप करना और फिर उसको पब्लिक में लेके आना, ये एक गलत बात है। इससे पहले एक ऑडियो टेप मरियम नवाज साहिबा की सामने आई, उसको उन्होंने इंडोर्स किया कि उन्हीं की ऑडियो है। अब दूसरी ऑडियो टेप सामने आई है, अभी तक उनकी तरफ से इसको इंडोर्स या इसकी तरदीद नहीं की गई, लेकिन कहा क्या जा रहा है इसमें यूं लगता है कि जैसे मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से जो स्ट्रैटेजीज हैं वो डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। वो परवेज रशीद साहब से ये कह रहे हैं कि असल में एक प्रोग्राम है एक निजी टीवी चैनल का, उसमें शायद बैलेंस्ड व्यू पॉइंट नहीं दिया जाता है, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। देखिए, ये तो किसी का भी हक है कि वो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सके, कॉन्वर्सेशन कर सके। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ये तासुर क्यों दे रही है कि खुदा न खास्ता को मीडिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, इससे अपना बेनिफिट लेने की कोशिश की जा रही है? मेरा ख्याल है ये इसलिए क्योंकि आप दोनों जो ऑडियोज हैं उनको मिला के पढ़ें, तो मिला के जब समझें तो फिर आपको ये तासुर यही मिलता है कि जिस तरह मैनेजमेंट की जा रही है। एक होता है मीडिया के ऊपर कमेंट करना, मैं हो सकता है किसी एंकर पर्सन को पसंद करता हूँ, किसी को ना करता हूँ, वो अपनी जायज़ है, अपनी अपनी राय वो रख सकता है इंसान। कोई इसमें हर एक फ्री विल है, हर कोई किसी को पसंद करता है या नहीं करता। लेकिन एक चीज़ होती है मैनेजमेंट,
जब आप मैनेजमेंट की बात करें, जब आप कोशिश करें कि हाँ ये शख्स हमारे खिलाफ है, इसको हमने किसी तरह प्रेशराइज करना है और ये शख्स हमारे साथ है, उसको मैनेज करना है कि हमारे साथ रहे, तो फिर आप एक तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश। लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सर कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने ऊपर तनकीद पसंद नहीं है, वो बेशक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हो, नो मैटर व्हाट, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, कोई जमात हो। हमने तो यही देखा है इस तरफ बैठ के कि उस तरफ से जब तनकीद यहाँ होती है तो उस तरफ दर्द उठता है और तनकीद की जाती है, मिलाइन किया जाता है, सहाफ़ियों के खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाती हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स बनते हैं। तो ये तो हर जमात में है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी उसका बराबर हिस्सा है। जी देखिए, मैं तो अगर मुझे आप जाती सवाल पूछ रहे हैं तो मैं तो उसका जवाब बड़ा क्लियर दे रहा हूँ कि मेरे लिहाज से हर किस्म की तनकीद वेलकम है। अब जब तनकीद की जाए तो 2-3 किस्म की हो सकती है। एक जेन्युइन तनकीद होती है, एक तनकीद होती है जो सिर्फ बराए तनकीद है, और एक होती है जो डिलिबरेट तनकीद है ताकि आपको नुकसान पहुंचाया जाए। जिस किस्म की भी तनकीद हो, मेरा ख्याल है हर पॉलिटिकल पार्टी का फर्ज है कि वो उसको उसका जवाब दे, लॉजिक के साथ, दलील के साथ, हक़ाइक़ के साथ, फैक्ट्स के साथ, और जो चीज गलत है उसको माने और मानने के बाद ये फैसला करें कि हम इसको दुरुस्त किस तरह कर सकते हैं। That's exactly what the point is, सर। ये बड़ी खूबसूरत बात आप कर रहे हैं, लेकिन एज फार एज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इज कंसर्न तो हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर बजाय इसके कि उस तनकीद का जवाब दिया जाए, उस शख्स के खिलाफ एक मुहिम शुरू हो जाती है, कैंपेन शुरू हो जाती है, और उसकी शख्सियत को, उसकी निजी जिंदगी के ऊपर जिस तरह से उसको हिट किया जाता है तो उसके बाद वो अपना समूह लेकर बैठ जाता है। तो दिस इज वेरी अनजस्टिफाइड मेरा ख्याल है। अली ज़फ़र साहब जी देखिए, ये आपका इंप्रेशन है कि शायद पीटीआई ऐसा करती है। मेरे इंप्रेशन मुख्तलिफ है। मेरे लिहाज से ऐसी बात नहीं, बल्कि हम अपने स्पोक्स पर्सन को भेजते हैं कि हर प्रोग्राम पे वो शामिल हों ताकि एक पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत का भी आए, और कोशिश यही होती है, फारिक को समझाया यही जाता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कन्विंस करें हर एक को, या चाहे वो एंकर पर्सन हो, चाहे वो आपके जो पार्टिसिपेंट हो शो में, उनको कन्विंस करना तो अवाम ने फैसला करना है, दलाइल सुन के, बहस सुन के, आर्गूमेंट सुन के कि क्या दुरुस्त है क्या नहीं है, और इसी से फिर बेहतरी आती है। तो ये आपका इंप्रेशन जो है कि पीटीआई सिर्फ लोगों को इसलिए भेजती है कि किसी को टारगेट किया जाए, मैं उससे एग्री नहीं करूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं वो शोज में नहीं भी हो, सोशल मीडिया के हैंडल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और उसके ऊपर ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, वो पीटीआई हो, वो पीएमएलएन हो, या कोई भी जमात है। नो, मैं तो किसी बिला तखसीस किसी सियासी जमात के कह रहा हूं कि हर तरफ ये सब कुछ होता है। ये बड़ा एक आपने अहम पॉइंट उठाया, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा फोरम है जहां किसी किस्म की जुबान, किसी किस्म का जो फेक न्यूज़ हो या सही न्यूज़ हो, वो किसी किस्म का उसकी रेगुलेशन नहीं है। वहाँ हर कोई आके किसी के खिलाफ भी बात कर सकता है। मुझे नहीं इल्म कि ये कोई डिलिबरेट होता है, लेकिन ये ज़रूर है, मैं देखता हूँ कि अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी दे दे जो कि किसी को नहीं पसंद, तो हर कोई उस पर अटैक करना शुरू हो जाता है। और वो सिर्फ एंकर पर्सन के साथ नहीं है, मेरा ख्याल है ये हर पॉलिटिशियन के साथ भी है, हर अवामी नुमाइंदे के साथ भी है, कि वो डिपेंड करता है किस साइड पे हैं और किस साइड पे उन्होंने बात। अच्छा अली ज़फ़र साहब, वेरी क्विक कमेंट ऑफ योर्स ऑन फॉरेन फंडिंग केस। मुझे क्योंकि ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, फॉरेन फंडिंग केस में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब पब्लिकली इसकी ओपन हियरिंग शुरू कर दी है, उसने स्क्रूटनी कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं वो भी फरीकैन को दे दी गई हैं, पब्लिक कर दी गई हैं। व्हाट डू यू थिंक इस पर? क्या अकबर इस बाबर जो पटिशनर हैं उनको कामयाबी हासिल हुई है और तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में मजीद मुश्किल में होगी? देखें, फॉरेन फंडिंग केस का बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, इसका एक कानूनी पहलू है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसका रिजल्ट क्या होगा। कानून क्या कहता है पहले वो समझने की जरूरत है। जी। कानून ये कहता है, इलेक्शन कानून जो कवानीन है हमारे, वो ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसको फॉरेन फंडिंग दी जाए तो उसको बैन किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन दरखास्त कर सकती है हुकूमत को कि वो बैन कर दें। अब ये सवाल पैदा होता है कि फॉरेन फंडिंग क्या है जो कानून में जिसको बैन कर, जितना बड़ा एक एक्शन लिया जा सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ। फॉरेन फंडिंग का डिफाइन किया हुआ है बड़े वाज़ेह तरीके से इस लॉ में कि फॉरेन फंडिंग वो होती है जब कोई फॉरेन हुकूमत, बाहर की हुकूमत या बाहर की इंस्टीट्यूशन या बाहर की कोई सीक्रेट एजेंसी वो एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करे, उसको फंड करे और उसको कहे कि आप आके पाकिस्तान में काम करें। मसलन इजरायली हुकूमत या इंडियन हुकूमत कहती है हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, उसके फंड्स तैयार करती है और फंड्स तैयार करके वो एक पॉलिटिकल पार्टी को
कहती है कि आप आगे आके पाकिस्तान में काम करें, तो कानून कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऐसा सबूत मिल जाए कि कोई पार्टी इंडियन फंडेड या कोई फॉरेन हुकूमत के फंडेड है, तो फिर उसको आप बैन कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो कि फॉरेन फंडेड है। अब दूसरी चीज है कि फंड्स, कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन अगर कोई पाकिस्तान के बाहर, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है, हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर हैं, उनका इंटरेस्ट है हमारे सियासत में, उनका इंटरेस्ट है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में, वो हर कोई $100, कोई $200, कोई $50, कोई यूरो, कोई जापानीज येन, जिस मुल्क में भी वो अपना कमाई कर रहे हैं उसकी करेंसी में वो उनको फंड देते हैं। ऑब्वियसली ममनुआ फंडिंग एक और मामला है, फॉरेन फंडिंग एक और मामला है, और आप ये कह रहे हैं कि इसमें जी ये है कंट्रीब्यूशन। सो मैं ये जो रिपोर्ट आई है, जो इलेक्शन कमीशन केस जिसके खिलाफ फाइल किया गया था, वो ये था कि फॉरेन फंडेड पार्टी है। ऐसा कोई सबूत ना नजर आया, ना रिपोर्ट में इसका जिक्र है। रिपोर्ट में सिंपल ये जिक्र है कि बहुत सारे लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया अली जफर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब का व्यू पॉइंट आपने जाना है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, मुझे वाइंड अप करना है। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।